आज का मौजू नहायत अहम है, जिसमें पाकिस्तान में जायदाद ख़रीदना अक्सर ज़िंदगी की सबसे बड़ा सरमायाकारी होती है और बदकिस्मती से सबसे बड़ा कानूनी ख़तरा भी बन जाती है। हर तनाज़ा जो है वो एक उम्मीद के साथ शुरू होता है और अक्सर ये पछतावे पे ख़त्म होता है। आज हम बात करेंगे ख़रीद और फ़रोख्त में एहतियात, ख़रीदार और फ़रोख्त कुनिंदा के हकूक़ व फ़रज़ और शहरी और देहाती जायदाद का फ़र्क और वो कानूनी गलतियाँ जो आपको बरसों अदालतों में चक्कर लगवा सकती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान और दानिशवर ज़फ़र कलानूरी, उनसे बात करते हैं। अक्सर हम जायदाद की खरीद फरोख्त के हवाले से सुनते हैं मिस्त्री होशियार बाश, ये क्या लफ्ज़ है? इसको ना बायर बीवेयर, ख़रीदार को चौकन्ना रहना पड़ता है अपनी जायदाद ख़रीदने से पहले। जो ख़रीदार है उसको कुछ प्रिकॉशंस लेने होते हैं ताकि कल वो किसी मुकदमाबाजी में ना फंस जाए और उसको जायदाद भी उसका क्लियर टाइटल मिले, इसलिए ये लफ्ज़ आम तौर पे यूज़ होता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने इंसान जो है ना वो बनाने बंद नहीं किए, ज़मीन बनानी बंद कर दी है। इसलिए ज़मीन और जायदाद जो है ना ये हमेशा महंगी ही होगी, ये एक कानूनी बात है। और जब से दुनिया बनी है उसके अंदर ये एक तस्वर है कि इंसान अपनी मलकियत लेना चाहता है। वो मलकियत जायदाद या ज़रई जायदाद हो या शहरी जायदाद हो, उसका वो मालिक बनना चाहता है। किस लिए? बाज़ औक़ात उसको हाउसिंग की ज़रूरत है, उसने उसके अंदर रिहाइश इख्तियार करनी है, कई दफ़ा उसे कारोबार के लिए जगह लेनी है और कई दफ़ा ये एक इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छी है क्योंकि वो इन्वेस्ट करता है किसी हाउसिंग सोसाइटी में, किसी हाई राइज बिल्डिंग के अंदर, कोई ज़रूरी जायदाद लेता है, कहीं पे उसने कोई फैक्ट्री वाली जायदाद लेनी है। तो ये इंसान के साथ ये जुड़ी हुई है ये बात। और हमारा जो आईन पाकिस्तान है उसमें फंडामेंटल राइट्स में से एक राइट ये भी है, राइट टू ओन प्रॉपर्टी एंड एन्जॉय प्रॉपर्टी इज़ अ फंडामेंटल राइट। अच्छा, जब ज़मीन लेने जाएँ, प्लाट लेने जाएँ तो प्रॉपर्टी डीलर बड़ी उसकी तारीफ़ें कर रहा होता है, लेकिन जब बेचने जाएँ तो फिर उसकी खामियां बड़ी निकाल रहा है, ये इसका तो रेट ही को नहीं रह गया। मलिक साहब, आपने एक बड़ी मज़े की बात कर दी है। मैं इसको एक दिलचस्प अंदाज में और सादा अंदाज में, थोड़ा मज़ाहिया भी है, वो आपसे बात करना चाहता हूँ। वैसे तो कोई भी शख्स धोखा कर सकता है, लेकिन हमें जिन लोगों से वास्ता पड़ता है उनमें से 4 प्रोफेशन ऐसे हैं जिसके अंदर आपको काफ़ी मसाइल पेश आते हैं। उनमें से पहला मसला जो है वो प्रॉपर्टी डीलर का मसला है। आप प्रॉपर्टी ख़रीदने जाएं, वो दुनिया जहान की सारी खूबियां उसके अंदर जो है ना वो बयान कर देगा, और जब आप बेचने जाएं तो सारे नकाइस ही उसी के अंदर आ जाते हैं। उस वक़्त बंदे आमतौर पर यह भी गलती करते हैं कि बजाय कि वो किसी वकील से या जो कानूनी माहिर है उससे ड्यू डिलीजेंस करें, मुश्तरी शारबाश वाली बात है, वो खुद करने की बजाय प्रॉपर्टी डीलर को कहते हैं कि जी तुम्हारा हमारा मुआहदा भी तुम ही करा दो। तो एक तो ये प्रॉपर्टी डीलर जो है बड़ा ऐसा माशरे के अंदर शोबा है जिसके अंदर बड़ी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। दूसरा शोबा ये है कि ये जो कारों के डीलर होते हैं, एक गाड़ी भी आप जब ख़रीदने जाएँ तो वो तमाम जो है खूबियाँ बयान कर देंगे जब आपने ख़रीदनी है, जब आप बेचने जाएँ तब तमाम नकाइस जो हैं उसी गाड़ी के अंदर होंगे। तीसरा है सुनारा, और वो कहते हैं कि ए गल हैगी सोने वर्गी सज्जन नहीं सुनहरा। अब जब जाएं वो कभी बीच में से काट ले लेगा कोट की और उसके अंदर जो है वो ऐसे मोती वगैरह शामिल हो जाएंगे, उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। और चौथा विचोला, ये जो रिश्ते करवाते हैं ये भी जो है कोई आपको फंसा देते हैं, वो दोनों ख़ानदानों को ही उसके अंदर जो है ना परेशानी के अंदर डाल देते हैं। तो ये बड़ी प्रॉपर्टी डीलर से जो ना बड़ी एहतियात से डील करना चाहिए। और मेरा तजर्बा यह कहता है कि हज़ारों मुकदमात मैंने जो है पिछले कोई 30 बरस के अंदर किए हैं, उनमें से बेशतर जायदादों के मुतल्लिक़ मुकदमे थे, और अब अदालतों के अंदर से भी जो सबसे ज़्यादा तस्फिया तलब मुकदमे हैं वो जायदादों के मुतल्लिक़ ही हैं। तो मेरा ये तजर्बा है जिसकी बुनियाद पर मैं ये कहता हूँ कि दोनों फ़रीक़ैन को बड़ी एहतियात बरतनी चाहिए, और उसके लिए जब ये बात शुरू होती है तो एक मुआहदा किया जाता है जिसको आप इकरारनामा मुआहदा बै कहते हैं। अब जो इकरारनामा मुआहदा बै, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये उन डॉक्यूमेंट्स में से एक नहीं है जो कि कंपलसरीली रजिस्ट्रेबल है। ये रजिस्टर नहीं हुआ होता और इसके अंदर लेकिन कुछ चीज़ें लिखी जाती हैं। अब ख़रीदार को क्या देखना चाहिए? देखिए, जायदादें 2 तरह की हैं, एक है आपकी शहरी जायदाद और एक है आपकी ज़रई जायदाद। जो पहले मैं आपको शहरी जायदाद के बारे में बताता हूँ कि अगर आपने ख़रीदनी है तो इसकी एहतियात बरतनी हो कि क्या इसका टाइटल क्लियर है, क्योंकि जो मालिक है ना, जो बेचने वाला है, उसकी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। उसकी पहली जिम्मेदारी ये है कि वो आपको क्लियर टाइटल बगैर किसी मुकदमा झगड़े के देगा, उसकी ये जिम्मेदारी है। दूसरी ये कि उसके हक़ में टाइटल डॉक्यूमेंट जो है वो होना चाहिए, मलकियत का कागज़ जो है उसकी फेवर के अंदर ज़रूर होना चाहिए।
तीसरी बात है कि उसने आपको कब्जा भी देना है और फिर वो पैसे लेके जिस पे मुआहदा हुआ है आपको वो प्रॉपर्टी देगा, ये तो उसकी जिम्मेदारियों में से आता है। अब जो ख़रीदार है वो क्या करे, उसको ये करना पड़ेगा कि उसकी एक ये जो ड्यू डिलिजेंस करनी है, कि उसकी एक तहकीकात करनी है कि अंधी बैरी इन्वेस्टमेंट कहीं ना वो कर बैठे। तो सबसे पहले वो मालिक से ये तलब करेगा कि आप मुझे अपना टाइटल डॉक्यूमेंट दिखाइए, आपका मलकियत का जो कागज़ है वो मुझे दिखाइए। वो देखें और देखने के बाद उसकी आप तस्दीक करें। तस्दीक कहाँ से करेंगे, वो रजिस्ट्रार के पास अगर रजिस्टर्ड है तो वहाँ पे, अगर किसी हाउसिंग सोसाइटी में तो उनकी सोसाइटी का एक ऑफिस है, उसके अंदर जाके चेक करें कि क्या बतौर मालिक के उसका नाम उसके अंदर दर्ज है। दूसरी बात है कि क्या वो फ्री है हर किस्म के किसी झगड़े से या किसी बार से, पाक है जायदाद या नहीं है। वो देखें लोग अक्सर ना कर्जा वगैरह ले लेते हैं और जब कर्जा ले लेते हैं तो उसके ऊपर एक जो है ना कदगन लग जाती है। आप नॉन एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट के लिए जाके ज़रूर अप्लाई करें। आपको रजिस्ट्रार के पास भी पता लगेगा कि ये जायदाद कहीं पे किसी ने रहन रख के कोई कर्जा वगैरह तो नहीं लिया हुआ। अगर किसी सोसाइटी में है तो उससे भी रिकॉर्ड में पता लगेगा कि इसके ऊपर कोई लियान है या नहीं है। और फिर एक और बात है कि बाज़ सूरतों में प्रॉपर्टी जो है उसका प्रॉपर्टी टैक्स का रिकॉर्ड वगैरह तो आप चेक करेंगे, आप मसलन LDA वगैरह का रिकॉर्ड तो चेक करेंगे, अगर कॉरपोरेशन की हदूद में तो उनका रिकॉर्ड तो चेक करेंगे। लेकिन वहाँ क्या किया जाए कि जो इकरारनामा अगर आपने किया हुआ है या आपने मुआहदा किया हुआ है किसी के साथ और आपने प्रॉपर्टी आपने प्लेज कर दी है किसी बैंक वगैरह में और वो डिस्क्लोज नहीं की, या एक और बंदे से भी सौदा पहले कर लिया हुआ है, अब जो प्रायर जिसका सौदा है ना जी, उसके हकूक हैं कि अगर वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा करे तामील मुख्तस मुआहदा बै का, तो जिसका पहले का इकरारनामा है ना उसके हक में डिग्री होगी। अच्छा ज़फ़र कानूनी साहब, मुझे एक बात बताएं, अदालतों में सबसे ज़्यादा जो केस हैं प्रॉपर्टी के मुतालिक हैं, जायदाद के मुतालिक हैं, और इसकी वजह क्या है? आप लोअर कोर्ट्स में चले जाएं, हाई कोर्ट में आ जाएं, और सबसे ज़्यादा केस इसके, और इनकी वजूहात क्या हैं? जी मैं मलिक साहब एक तो बात आपको ये बताता हूँ कि बाज़ औक़ात ना प्रॉपर्टी महंगी हो रही होती है। जब आपने सौदा किया और जब बेचने लगे हैं तो प्रॉपर्टी महंगी हो गई है। बाज़ औक़ात जब सौदा किया है और जब बेचने लगे हैं तो उस वक़्त सस्ती हो गई है। जब प्रॉपर्टी महंगी हो रही होती है तो बेचने वाला मुकर्रा होता है, और जब ख़रीदने वाला मुकरता है उस वक़्त जब उसको पता कि ये पहले से सस्ती हो गई। इसकी वजह से ना बेशुमार मुकदमात इस वजह से चलते हैं। दूसरी बात यह है कि आपने पूरी तरह से तहकीकात नहीं की हैं। आप ये महकमों में चेक करने के अलावा एक इश्तिहार अखबार दें और उससे पूछें कि कल किसी ने अगर ये प्रॉपर्टी के ऊपर किसी का कोई चार्ज है, उसने सौदा किया हुआ, तो आके मेरे से रब्ता, आपने देखे होंगे ये इश्तिहारात, लेकिन वो इश्तिहारात भी आमतौर पे ऐसे अखबारों के अंदर छपवा देते हैं जिनकी सर्कुलेशन ज़्यादा नहीं है। तो वाइट पब्लिकेशन की सर्कुलेशन वाला अखबार जो है उसके अंदर भी आप ये चीज़ें छपवाएं। फिर आपने जो पेमेंट करनी है ना जी, ये हमेशा आप डॉक्यूमेंट उसको करें, किसी ना किसी क्रॉस चेक से या पे ऑर्डर वगैरह से पेमेंट करें। लोग नकद पेमेंट कर देते हैं, ये बड़ी गलत बात है, और ये आपको अपना सबूत बनाना चाहिए कि आपने जो पेमेंट की हुई है उससे भी लोग नकद लेके मुकर जाते हैं। फिर ये है कि बाज़ औक़ात मुख्तारनामे के ज़रिए से जायदाद खरीदी होती है। अब मैं आपको मुख्तारनामे की बात ये बताता हूँ कि जो मुख्तारनामा बेचने के लिए होता है ना, ऐसी पावर ऑफ अटर्नी जिसमें पावर टू सेल है, उसको भी रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे अगर किसी बाहर के मुल्क से आए तो वहाँ की जिस वक्त अटैस्ट होके आएगा, फॉरेन ऑफिस से अटैस्ट होगा, उसके बाद आप उसको पूरी तरह से तहकीक करें क्या उसको बेचने का अख्तियार है भी या नहीं है। तो लोग ये देखे बगैर किसी से सौदा कर लेते हैं। बाज़ औक़ात मालकान एक से ज़्यादा होते हैं, तो कोई एक बंदा जो है वो सौदा कर लेता हो तो अकेला बंदा तो मालिक नहीं है, दूसरों के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। ये सारी जो चीज़ें हैं इनकी वजह से ये कबाहतें पैदा होती हैं कि कल को मुकदमाबाजी होती है और लोग जो हैं फिर गवाह ठीक नहीं लगाते। मैं कहता हूँ कि इतनी एक अहम बात है, ये देखें कि स्टैम्प पेपर ख़रीदा किसने। अब तो ये बहुत अच्छा निज़ाम बन गया ख़ास तौर पे पंजाब की हद तक कि आपको इलेक्ट्रॉनिकली वो बंदा जो है उसकी पूरी तहकीक करके तो वो जो है ना स्टैम्प पेपर इशू होता है। और स्टैम्प पेपर इशू करवाने वाले के अगर वहाँ पे दस्तखत हैं, वो पूरी तरह से तहकीक किया, इसका मतलब वो पाबंद है कि उसी ने बेचा है, आप अगर उससे मुलाकात नहीं कर रहे। अच्छा, एक अहम चीज़ है ये जो थंब इम्प्रेशन लगाना है या अंगूठा लगाना है। लोग कहते हैं कि हम जाहिल हैं कि क्यों अंगूठा लगवाएं। देखिए, अल्लाह पाक ने जितने इंसान आज तक बनाए हैं, जितने दुनिया में हैं और जितने जब तक रहेंगे, उनकी किसी की हाथ की रेखाएं जो हैं वो किसी से नहीं मिलती। इसलिए थंब इम्प्रेशन लगवाना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। लेकिन लगाते वक्त अगर आपने कोई थंब पैड ही ऐसा इस्तेमाल कर लिया, कोई एक धब्बा सा बन गया, तो वो लकीरें तो उस पर से मिट गई। तो आप एक अच्छा थंब पेपर और इस तरह से प्रेस करके उठाया जाए
ताकि उसके अंदर पूरे निशान जो हैं वो आ जाएं। फिर गवाह बड़े डालने ज़रूरी हैं। हाँ, शनाख्त कुनंदा बड़ा एक मोतबर आदमी है जो जिसकी तहकीक की जाए, उसके आईडी कार्ड के अलावा वो बंदा भी ऐसा हो, मसलन अगर ज़रूरी जायदाद है तो कोई नंबरदार वगैरह जो है वो बड़ा एक मोतबर आदमी है जिसके ज़रिए से इसकी निशानदेही कराएं। अच्छा, एक और मेरे ज़हन में सवाल आ रहा है कि अक्सर हम ये देखते हैं कि सरकार की प्रॉपर्टी होती है, सरकारी उसका कोई मालिक को नहीं होता, जिस तरह औकाफ डिपार्टमेंट है और बाकी है, बिल्डिंगें बनी हुई हैं और स्टाम्प पे करोड़ों रुपए की वो स्टाम्प लिख के एक दूसरे को ट्रांसफ़र हो रही हैं। क्या इसकी कोई कानूनी हैसियत होती है कि स्टाम्प पेपर पे जो मलकियत किसी की ना हो, सरकारी प्रॉपर्टी हो और उस पर किसी को दे दी जाए? मलिक साहब, मुझे आपकी मेहरबानी, आपने बड़ा ही पर्टिनेंट सवाल पूछा है। देखिए, ये जो एंट्री इन दी रेवेन्यू रिकॉर्ड है या एंट्री इन दी प्रॉपर्टी टैक्स रिकॉर्ड है, आपके पास लीज़ के ऊपर कोई ज़्यादा, आपके पास लीज़ होल्ड राइट्स हैं, किरायानामा के राइट्स हैं। अब प्रॉपर्टियां अरबों रुपए की हो चुकी हुई हैं, मुरब्बे हैं, यहाँ पे इतनी इतनी कीमती जायदादें हैं, लोगों का पोजेशन सिर्फ वो ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं और उसके ऊपर जो पैसे ले रहे होते हैं, वो जो लेन देन करते हैं, वो वंस ए ट्रस्ट इज़ ऑलवेज ट्रस्ट। वो ट्रस्ट की जायदाद है, वो हुकूमत की मलकियत जायदाद है, वो मलकियत आपकी नहीं है। आप पोजेसरी राइट किसी जगह पे वो रजिस्टर्ड भी नहीं हो रहा होता, करोड़ों रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, दूसरे को दे रहे हैं, लेकिन उस पर किसी जगह पे किसी सरकारी इदारे में जाकर वो रजिस्टर नहीं हो रहा होता। उसकी कोई वैल्यू नहीं है जी। वो बिल्कुल आप सिर्फ आपके ये हकूक़ हैं कि आपने जिस तरह के आपके एक राइट्स थे, लीज होल्ड राइट्स थे, वो आपने दूसरे को ट्रांसफ़र किए, वो भी महकमे के अंदर ये एंट्री हो के इसकी बजाय ये किराएदार आ गया। लेकिन मुझे कहने दें, इस मुल्क के अंदर ये अरसा दराज से फ्रॉड हो रहा है कि यहाँ पे जो ट्रस्ट की प्रॉपर्टीज़ थी उनको भी लोगों ने आगे बेच दिया, यहाँ पे लोगों ने कब्रिस्तान बेच दिया, यहाँ पे औकाफ की प्रॉपर्टियाँ जो ट्रांसफ़र कर दी हैं, यहाँ पे कच्ची आबादियों की जो प्रॉपर्टियाँ, गवर्नमेंट ने अगर किसी को कच्ची आबादी के लिए जगह दे दी, वो कई हाथ वो आगे फ़रोख्त हो गई है। ये जो नाले हैं, इनके इर्द गिर्द जो जायदादें हैं वो आगे फ़रोख्त हो रही हैं। रेलवे लाइनों के इर्द गिर्द जितनी जायदादें हैं उनके ऊपर कब्जा हो गया। इसी तरह मज़ारों से मुंसलिक प्रॉपर्टियाँ जो मुंसलिक, इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है और लोगों को ये समझना चाहिए कि वो कभी भी मालिक नहीं बन सकेंगे, क्योंकि एक बुनियादी असूल है, नो वन कैन ट्रांसफ़र अ बेटर टाइटल दैन ही हिमसेल्फ पोजेसेस। जो उसका अपना हकूक है, उससे बेहतर हकूक तो वो ट्रांसफ़र नहीं ना कर सकता। तो अगर वो खुद मालिक नहीं है तो दूसरे को मालिक कैसे बना सकता है? अच्छा, ये बताएं, एक होता है मुनकुला जायदाद, एक होती है गैर मुनकुला जायदाद, ये क्या है और इनके हकूक क्या होते हैं इस हवाले से, जो मुनकुला जायदाद और गैर मुनकुला जायदाद क्या होता है? जी देखें, हम इसको मूवेबल और इमूवेबल कहते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी जो ज़मीन के साथ जुड़ी हुई है, जैसे आप देखें मकान है, जैसे ज़मीन है, वो ज़मीन के साथ जुड़ी हुई चीज़ें वो मूव नहीं कर सकती। इनके बारे में जब भी कोई हकूक़ लेने हैं आपने, तो कोर्ट से एक सूट फॉर डिक्लेरेशन फ़ाइल करके हकूक़ लेने हैं कि फ़लाँ बंदा मर गया, हम उसके वर्सा हैं, उसका डेथ सर्टिफिकेट, मलकियत के कागज़ दे के कोर्ट एक डिक्लेरेशन देगी और मलकियत के तौर पे वर्सा का नाम जो है वो आ जाएगा। एक है मूवेबल प्रॉपर्टी, उनके अंदर क्या है, बैंक के अंदर पड़े हुए पैसे हैं, किसी कंपनी के अंदर कोई शेयर्स हैं, आपका जेवरात हैं, ये सारे के सारे, और इस तरह ग्रेजुटी के राइट्स हैं, पेंशनरी राइट्स हैं, ये सब के सब मूवेबल में आते हैं। मूवेबल के लिए सूट आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है और इमूवेबल के लिए सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ता है। मैं नाजरीन की जो है नॉलेज के लिए एक बात बताना चाह रहा हूँ कि अब ये मामलात बहुत आसान हो गए हैं, इसमें आपको इवन वकील भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी जायदाद जो है वो इमूवेबल शहरी जायदाद है तो आप क्या करेंगे, आपका ये जो हमारा नादरा का महकमा है उसके अंदर आप जाएंगे और उसके अंदर जाके वो एफिडेविट फाइल करेंगे, मरने वाले की डेथ सर्टिफिकेट फाइल करेंगे, वहाँ पे बेफाम होता है, वो तहकीक करने के बाद आपको जायदाद जो है उसके बारे में एक वो डिक्लेरेशन दे देंगे और वो हेयरशिप सर्टिफिकेट है जो आपको मिल जाएगा और सक्सेशन सर्टिफिकेट मूवेबल प्रॉपर्टी का भी वहीं से मिल जाएगा। तो पहले अदालतों में लंबा लंबा काम था, ये बड़ा आसान सा काम है। इसी तरह जो आपकी ज़रूरी जायदाद है उसके लिए आप रेवेन्यू साइड के ऊपर जाकर दरख्वास्त देंगे, तहसीलदार को दरख्वास्त देंगे, वो भी सारी प्रिकॉशन लेने के बाद प्रॉपर्टी जो आपके हक़ में मुंतकिल कर देंगे। वहाँ पे भी किसी वकील की ज़रूरत नहीं और वो टाइटल क्लियर हो जाएगा जब ओरिजिनल मालिक की बजाय आपका नाम आ जाता है। और इवन जो इंतकालात वगैरह करवाने हैं रेवेन्यू साइड पे, उसके ऊपर भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये डॉक्यूमेंट वहीं एक्सिक्यूट हो जाता है। अच्छा, एक और मेरे ज़हन में सवाल आ रहा है, क्या जो इस तरह के तनाज़ात हैं उनके हल के लिए सिर्फ अदालतें हैं या कोई और भी फोरम है कि इनको हल किया जा सके? देखिए, मैं आपको एक अर्ज़ करता हूँ,
ये इस तरह के फोरम हमने बनाए कोई नहीं है, हमें बनाने चाहिए थे। लेकिन मुझे एक बात कहने दें, ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जितनी भी हैं, स्पेशली ये DHA से ये बात शुरू हुई है, वहाँ पे प्रॉपर्टी लेनी इसलिए बहुत सेफ है कि वहाँ पे जो सेलर है, जो बायर है, वो बिल्कुल रूबरू ऑफिसर के पास जाते हैं, उनकी तस्वीर उतरती हैं, उनके थंब इम्प्रेशन लिए जाते हैं और वहाँ पे टाइटल जो है ट्रांसफ़र होता है। तो एतमाल जो है वो बहुत कम है गड़बड़ का। ये जो लोकल कमीशन के ज़रिए से रजिस्ट्री होती है ना, जैसे किसी वकील को अपॉइंट कर देते हैं कि जी वो लोकल कमीशन के तौर पे काम करे, वो जो वहाँ पे सबसे ज़्यादा धांधली का चांसेस हैं, क्योंकि वो घर में बैठा हुआ जो कुछ कर देता है। और ज़्यादातर मुकदमात इस बुनियाद के ऊपर फिर चलते हैं कि लोकल कमीशन से रजिस्ट्री करवाई हुई है। तो आप ये कहते हैं जी शिकायत, देखिए शिकायत ये है कि जो कुछ भी सरकारी तौर पे किसी ने किया उसे प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ अटैच्ड है कि सरकारी जगह पे जो भी काम किया गया वो गलत नहीं है। लेकिन ये रिबटेबल प्रिजम्पशन ज़रूर है, और वो रिबटेबल प्रिजम्पशन ऐसे कि किसी ने किसी को इम्पर्सोनेशन कर दी है, एक की बजाय दूसरा बंदा जो है पेश करा दिया, उसके बाद उन्होंने उसकी तहकीक सही नहीं की, उसके गवाहान ठीक नहीं है, टाइटल डॉक्यूमेंट है वो नहीं देखे, तो बेशक सब रजिस्ट्रार के सामने रजिस्ट्री हो गई है। अनफॉर्चुनेटली इसका कोई और तरीकाकार नहीं है सिवाय इसके कि आप अदालतों में जाते हैं। हाँ, ये जो नया एक काम आया है इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट का, अगर ये तरीके से इस्तेमाल हो तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। इसमें अगर सियासत ना की जाए, देखिए बहुत आसान सा काम है, आप एक दरख्वास्त देते हैं, वो मुतलका महकमे से उसकी रिपोर्ट ले ली जाए और पुलिस वाले भी रिपोर्ट करें कि जी इसका टाइटल कहाँ पे है। रेवेन्यू रिकॉर्ड चेक कराना कोई मुश्किल है? क्यों बारी बार कम अखराजात करने और लंबा चलाना है? आपको देख के टाइटल क्लियर होगा, साला साल दावा जवाब दावा, इश्यूज, चाहतें, अपील दर अपील, और आप उसको भुगतें। तो ये एक सिंपल तरीकाकार है और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। बल्कि इन्होंने अभी रेवेन्यू साइड के ऊपर ये जो किया है कि अपील का राइट जो है उन्होंने ख़त्म किया। अगर एक चीज़ जो है बिल्कुल मेरिट्स के ऊपर है, क्यों उसकी हर चीज़ की जो अपील होनी चाहिए? आप एक और भी तरीकाकार है और है ओम्बड्समैन का महकमा है। ये मेल एडमिनिस्ट्रेशन है। अगर सरकारी मुलाजमीन बेशक फेडरल है या प्रोविंशियल है, अपनी ड्यूटीज़ के दरमियान कोई काम वो नहीं करते जो उनको कानून के तहत करना चाहिए, आप ओम्बड्समैन के पास जाके शिकायत लेकर जाइए, उसको शिकायत दें, वो उसके कमेंट्स लेगा, उसका जवाब लेगा। वो जो सरकारी ऑफिसर है उसके खिलाफ ही कैन बी टेकन टू टास्क, उसकी प्रमोशन हो सकती है, उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है, वो सिविल सर्वेंट है। और हर इस तरह की जो ट्रांसफ़र्स हैं इनमें मोस्टली कोई ना कोई सरकारी ऑफिसर तो वो इन्वॉल्व है। हाँ, एंटी करप्शन का जो महकमा है उसके अंदर ये खराबी है, वो भी एक बड़ी लंबा इन्होंने चलाया हुआ सिलसिला के सरकारी ऑफिसर के खिलाफ अगर आपने कोई रिश्वतस्तानी का या धांधली का केस है तो पहले उसकी एक इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फिर उसको चलाते हैं। वो बड़ा लंबा है, इसको कट शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि हर वो चीज़ जिसकी टाइमलाइन नहीं है जी, वो अच्छी बात नहीं है। बेशक अदालत हो या अदालत से बाहर हो, एक वक्त होना चाहिए जिसके अंदर चीज़ों का फैसला हो। अच्छा, ये बताएं कि आप क्या मशवरा देंगे जो शहरी हैं कि वो ऐसे इकदाम करें कि उनको जायदाद की ख़रीदो फरोख्त में उनको फ्रॉड का सामना ना करना पड़े, उनको अदालतों के चक्कर ना लगाना पड़े और उनकी प्रोसेस जो वो सेफ हो, महफूज हो, ख़रीदते वक्त भी और उसको फ़रोख्त करते वक्त? देखिए मलिक साहब, ये दुनिया भर में, मैं क्योंकि इंग्लैंड में भी वकील हूँ, अमेरिका में भी वकील हूँ, आपको एक बात बताऊँ कि वहाँ पे जो सॉलिसिटर्स होते हैं उनके बगैर आप छींक भी नहीं मार सकते। आपने कोई प्रॉपर्टी का बार्गेन करना है ना, तो वो सॉलिसिटर के ज़रिए से होता है, वो तहकीक भी करता है। इवन उनका एक एस्क्रो अकाउंट होता है, पैसे भी उनके ज़रिए रूट होते हैं। तो ये जो हमारा तरीकाकार है ना कि डॉक्टर की बजाय क्वैक के पास जाना, जहाँ पर वकील का काम है, उसकी बजाय आप प्रॉपर्टी डीलर के पास जाएँ, जो आर्किटेक्ट का काम है वो करने की बजाय आप नक्शा खुद ही बना लें, तो एक्सपर्ट्स, ये लाजम गवर्नमेंट को कर देना चाहिए कि हर इस तरह का जो मामला है उसके अंदर एक वकील ज़रूर इन्वॉल्व हो। ये उनको, और फिर जाहिर है वकील के खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है कि अगर वो गलत काम करे, लेकिन कोई जिम्मेदार तो हो ना। बिल्कुल अनपढ़ लोग, उनको आप कैसे इतनी बड़ी भारी जिम्मेदारी दे सकते हैं? फिर हुकूमत को मैं एक मशवरा दूंगा, वो ये दूंगा कि दुनिया भर में इस तरह के ऑफिसेज बने हुए हैं जिनके अंदर प्रॉपर्टी का मुकम्मल एक रिकॉर्ड होता है। आप उसको जाके मुलाजा करके आपको उसका पूरा टाइटल जो है ना उसके बारे में रिपोर्ट मिल जाती है। हमने बारहा ये काम किया, वर्ल्ड बैंक वगैरह के बड़े लोन हैं जिसके बुनियाद पे रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है उसको आप कंप्यूटराइज कर रहे हैं। हमने ऐसा पर्टिकुलर महकमा नहीं बनाया जिसके अंदर अगर मैं जाऊं तो मुझे बड़ी आसानी से इवन ऑनलाइन भी पता लग जाए कि प्रॉपर्टी की पोजीशन क्या है। अब तो वो हो नहीं क्या, लैंड रिकॉर्ड जो सेंटर्स हैं वो बन गए? सर वो बने हैं, लेकिन इनका सबका आपस में तालमेल कोई नहीं है। देखिए, एक
ऑफिस है सब रजिस्ट्रार का, वो अपनी जगह कायम है, सोसाइटीज़ के रजिस्ट्रार अपनी जगह कायम है, इसी तरह प्रॉपर्टी टैक्स, इसी तरह इंतकाल कराने के लिए वो महकमा, इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन कोई नहीं है। मैं कहता हूँ एक पर्टिकुलर एक डायरेक्टरेट, एक ऐसा महकमा बनना चाहिए जिसके ऊपर पूरा रिकॉर्ड हर तरह की जायदादों का हो, लोग आसानी से लें। देखें ये जो जायदाद है, एक तो लोगों को इससे बचाना है कि फ्रॉड ना हो, ये डिसइंसेंटिव टू इन्वेस्टमेंट भी है। बाहर के मुल्क से कोई बंदा आता है, इधर फैक्ट्री लगाना चाहता है, कारखाना लगाना चाहता है, अगर टाइट वो फंस जाएगा मुकदमेबाजी में और मुकदमे का भी अगर फैसला ही नहीं होगा तो वो क्यों इन्वेस्टमेंट करेगा, वो ऐसे मुल्क की बजाय कहीं और करेगा। फिर इसके ऊपर जिस चीज़ की मैं तबलीग करता हूँ, ADR, ज़ाहिर है मैं 30 साल से ज़्यादा इसी के साथ और यहाँ पे पायनियर हूँ उसका। दुनिया भर में कोई ऐसे फोरम ज़रूर होते हैं कि आप मीडिएशन के ज़रिए जब झगड़ा हो जाए तो उनको बिठा के मीडिएशन के ज़रिए रिजॉल्व करने की कोशिश करें, ये सहल है। और ये तजर्बात बारहा यहाँ पे अदालतों के अंदर भी हमने किए हैं और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि कुरान पाक में लिखा है अल-सुलह उल खैर। और अगर झगड़ा हो जाए दोनों फ्रीकैन से एक एक नुमाइंदा आप डालें और उस झगड़े को निपटाने की कोशिश करें, तो ADR का निज़ाम जो लाना है और मीडिएशन का सिस्टम जो है वो इंट्रेंच करना, और हर फोरम इस तरह के बनाए जाएं, कम्युनिटी लेवल पे बनाएं, महकमों के अंदर बनाए जाएं, चैम्बर लेवल पे बनाए जाएं, आप कारोबारी इदारों के अंदर बनाएं, इसी तरह अदालत से मुंसलिक हों, तो ये मामला बहुत आसानी से हल होंगे। अब दुनिया में लोग अदालतों में नहीं जाते, 95% मुकदमे अदालतों से बाहर ही रिजॉल्व होते हैं। बहुत शुक्रिया ज़फ़र कलानूरी साहब, बहुत अच्छी उन्होंने तजावीज़ भी दी हैं। और उनका ये कहना है कि जो ख़रीदार है और जो जायदाद बेचने वाला है, दोनों के हकूक़ भी हैं और उन पर कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। उनका मज़ीद ये भी कहना था कि ख़रीदार को कोई भी चीज़ ख़रीदने से पहले एहतियात बरतनी चाहिए, कानूनी पहलुओं को देखना चाहिए। और इस हवाले से अगर ख़रीदार और जो फ़रोख्त कुनिंदा है वो अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करेंगे तो अदालतों में केसेस का रुझान कम हो जाएगा।